भारी बर्फबारी के बीच खुले बद्रीनाथ मंदिर के पट 25 क्विंटल फूलों से सजा भगवान बद्रीनाथ का दरबार। मंदिर परिसर में झूमे हजारों श्रद्धालु। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। पंचतत्व में विलीन होंगे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास। आज बागेश्वर के सरयू गोमती तट पर होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। सूडान में फंसे प्रदेश के 10 लोगों की हुई घर वापसी। दिल्ली में उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त ने किया स्वागत। सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। मसूरी में माल रोड से दून मार्ग पर गिरा ट्रक। चालक समेत 2 लोग घायल, कई वाहन क्षतिग्रस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत बद्रीनाथ से, जहां विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। बता दें कि 25 क्विंटल फूलों से बद्री विशाल सजा है और हजारों की संख्या में भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई। तो विधि विधान के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, जिसका बेसब्री से कई श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। और 25 क्विंटल फूलों से बद्री विशाल का धाम सजा है। हजारों की संख्या में भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी हुई। तो विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। 25 क्विंटल फूलों से बद्री विशाल धाम सजा और हजारों की संख्या में भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई। तो बता दें, कई श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार था कपाट खुलने का, जो कि खत्म हो गया है। और कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। विधि विधान के साथ ये कपाट 7:10 पर आज सुबह खोले गए। 25 क्विंटल फूलों से बद्री विशाल का धाम सज गया और हजारों की संख्या में भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा हुई। चलिए जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, बेसब्री से भक्तों को इंतजार था और इससे पहले केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री सब धाम के कपाट खुल गए और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। चलिए इसी पर कहीं ना कहीं अपने मुख्य स्थान से जो है तमाम जो उनके शीतकालीन प्रवास हैं वहाँ पर एक तरीके से विराजमान होते हैं और जहाँ पर भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं। और कह सकते हैं कि जब कपाट खुलते हैं तो कहीं ना कहीं भक्तों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिलता है। यही वजह थी कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल चुके थे और आज जो 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं उसको खोल दिया गया है। और ऐसे में तमाम अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस समय बद्रीनाथ धाम में जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जो है पहुंचे। और सुबह तमाम जो विधि विधान के साथ जो वहाँ के मुख्य पुजारी और मुख्य रावण हैं उनके द्वारा जो है जो कपाट खोलने की प्रक्रिया है वो की गई। और तमाम अगर हम बात करें जिस तरह की प्रक्रिया में तमाम जो मंदिर परिसर के जो लोग थे या फिर श्रद्धालु थे वो मौजूद रहे। और साथ ही साथ जिस तरीके से कह सकते हैं कि इस बार के जो श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा भी की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब चारों धामों के जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं और ऐसे में जो भक्त हैं उनमें काफ़ी उत्साह एक तरीके से देखने को मिल रहा था। और यही वजह थी कि आज सुबह की अगर बात करें तो जिस समय कपाट खुल रहे थे उससे पहले लगातार जो बर्फबारी है वो भी देखने को मिली। और उसके बावजूद भी जो आस्था है कहीं ना कहीं भक्तों की वो इस कदर थी कि वो कहीं ना कहीं भगवान के जो कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल रहे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भक्तों में काफ़ी उत्साह भी है। लगातार दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो तमाम धामों का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज से विधिवत रूप से जो चारों धाम खुल चुके हैं और अब कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो लगातार चारों धामों को दर्शन है वो कर सकेंगे। बिल्कुल आकाश, मौसम में परिवर्तन के बीच ये यात्राएं उत्तराखंड में शुरू हुई है, जो एक चुनौती भी है प्रशासन के लिए।
देखिए बिल्कुल प्रशासन के लिए चुनौती भी है और यही वजह है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने आने वाले 29 तारीख तक के लिए जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और कहा गया है कि येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है, जिसमें तमाम जो मुख्य पड़ाव हैं पहाड़ी क्षेत्रों के, वहाँ पर गिरने की जो बर्फबारी है उसकी संभावनाएं जताई गई हैं। साथ ही साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार श्रद्धालु से अपील की जा रही है कि वो एक तरीके से यात्रा जो है अगर करने का मन उनका है तो वो एक तरीके से तमाम चीज़ों को देखें और उसके बाद अपनी यात्रा को जो है शुरू कर सकें। और कोशिश ये करें कि 29 तारीख के बाद अगर यात्रा की जाए तो वो एक तरीके से सही होगा, क्योंकि लगातार जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। आज भी बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही थी और तमाम अन्य धामों में भी जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि श्रद्धालु अपना समय देख करके और तमाम जो मौसम विभाग की गाइडलाइन है, मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसको देख के ही अपनी यात्रा का जो प्लान है वो बनाएं और उसके बाद ही भगवान बद्री विशाल हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, उनके धामों में जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल आकाश, सभी यात्राएं उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्राएं चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने 25 वार्ड बनाए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयार है और दून अस्पताल के सीएमएस ने जनता से अपील की है, सभी मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। तो देखिए लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और 25 वार्ड बनाए गए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयार है और दून अस्पताल के सीएमएस ने जनता से अपील की है, सभी का मास्क का उपयोग करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। तो देखिए लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हुआ है और चिंता जताई है। इसके साथ ही कई तैयारियां भी स्वास्थ्य विभाग ने की है। 25 वार्ड बनाए गए हैं और बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरीके से तैयार है। दून अस्पताल के सीएमएस ने जनता से भी अपील की है कि सभी मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचे। तो एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार तैयारियां कोरोना से बचाव के लिए की जा रही है। इसके साथ ही कई बार अपील भी की जा रही है कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भी चिंता जताई है और लोगों को अलर्ट किया है। 25 वार्ड बनाए गए हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरीके से तैयार है। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बेड की व्यवस्था पर्याप्त है, इसकी भी जांच स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है और प्रशासन भी कोरोना से बचाव की तैयारियों में लगा हुआ है। लगातार देखें तो प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने 25 वार्ड बनाए हैं। और बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर तैयार है। चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस की नवनियुक्त महिला जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट के लालकुआं नगर आगमन पर कांग्रेस नगर कार्यालय में भव्य रूप से स्वागत किया गया, जिसमें कांग्रेस को मजबूत किए जाने के साथ ही आगामी निकाय चुनाव में कमर कसने पर चर्चा की गई। वहीं खष्टी बिष्ट ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतभेद भूलकर अपनी रीढ़ को पहचानना चाहिए। महिलाओं को की अधिक से अधिक भागीदारी हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने कहा कि सभी 7 वार्डों में महिलाओं को बूथ स्तर पर जोड़ा जाए, जिससे कांग्रेस में अधिक और रूप से सशक्त रूप में उभरे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को उठाए जाने पर भी चर्चा की गई। में आकर के नगर अध्यक्ष है उसको रिपीट किया है और जल्दी ही दूसरी दफा हम लोग यहाँ पर आके नगर कांग्रेस का महिला कांग्रेस का विस्तार करेंगे। और हमने आज एक योजना बनाई है कि हम घर घर जाके जितने भी यहाँ पर वार्ड है नगर पालिका में, नगर पंचायत में, तो हर वार्ड में जाकर के हम अपनी मातृशक्ति को जोड़ेंगे और उस वार्ड में जाकर के हम एक अध्यक्ष वहाँ पर मनोनीत करेंगे और वो अध्यक्ष अपने साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ेंगे और हम महिलाओं को घर घर जाकर के कांग्रेस की नीतियों को बताएंगे और चौपाल लगाकर भी हम कांग्रेस की नीतियों को बताएंगे। समस्त कांग्रेस जनों ने, महिलाओं ने और हम सब लोगों ने मिलकर उनका भव्य स्वागत हार्दिक दिल से किया है और उनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं उस
के कुशल नेतृत्व से नैनीताल जिला में फिर से महिला कांग्रेस का संगठन मजबूत करेंगी और लाल कुआं का भी संगठन मजबूत होगा, क्योंकि लाल कुआं में पूर्व जो हमारी सदस्यता थी मीना रावत, उनको पुनः उसी पद पर बागडोर फिर से सुपुर्द की गई है। मैं उम्मीद करता हूं मीना रावत से भी कांग्रेस जनों को, महिलाओं को शक्ति और बढ़ाएं और लोगों को पद दें और जिससे महिला का संगठन मजबूत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंचम वाहिनी एसएसबी ने बॉर्डर दिखाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीमांत जीआईसी तामली के 30 छात्र छात्राओं को एसएसबी की ओर से भारत नेपाल सीमा के पंचेश्वर बॉर्डर का भ्रमण करवाया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान निरीक्षक रविंद्र सिंह बिष्ट ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम की जानकारी देने के साथ साथ एसएसबी में भर्ती होकर देश सेवा करने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार के परिवहन व सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ने के बाद आज बागेश्वर में मौत हो गई। बागेश्वर की जिलाधिकारी ने कैबिनेट मंत्री की मृत्यु की पुष्टि की। लंबे समय से कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास बीमार चल रहे थे। आज बागेश्वर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो देखिए, कल चंदन रामदास की मृत्यु हुई। उन्होंने जिला अधिकारी ने मृत्यु की मौत की पुष्टि की और मंत्री चंदन रामदास की कल अस्पताल में भर्ती थे, तब उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जिला अधिकारी ने मौत की पुष्टि की है और मंत्री चंदन रामदास की मौत हुई। काफी समय से वे बीमार चल रहे थे और कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। तो देखिए, काफी समय से वे बीमार चल रहे थे और कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं लोहाघाट से खबर, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंचम वाहिनी एसएसबी ने बॉर्डर दिखाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीमांत जीआईसी तामिल के 30 छात्र छात्राओं को एसएसबी की ओर से भारत नेपाल सीमा के पंचेश्वर बॉर्डर का भ्रमण करवाया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान निरीक्षक रविंद्र सिंह बिष्ट ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम की जानकारी देने के साथ साथ एसएसबी में भर्ती होकर देश सेवा करने के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। और अगली बड़ी खबर बागेश्वर से, जहां कुछ देर में चंदन रामदास का अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि कल कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ। हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे हैं। सीएम धामी ने चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचे बागेश्वर और कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी बागेश्वर पहुंचे हैं। तो देखिए, कुछ देर में चंदन रामदास का अंतिम संस्कार होगा। कल कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ था और कैंसर की बीमारी से काफी समय से वो ग्रसित थे और अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हुआ। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, कुछ ही देर में चंदन रामदास जी का अंतिम संस्कार होगा और कई मंत्री वहां पर मौजूद है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ था बागेश्वर में, और आज जो उन्हें अंतिम विदाई है वो इस तरीके से दी जा रही है। उनके जो अंतिम संस्कार है उसमें दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश महेंद्र भट्ट हो या फिर तमाम कैबिनेट के सहयोगी मंत्री भी जो है वहां पर पहुंचे हैं।
और कुछ ही देर बाद जो उनका अंतिम संस्कार है वो इस तरीके से किया जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं बागेश्वर में से चंद्रराम दास आते थे और कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं कुमाऊं के थे, दलित नेता थे और 4 बार के विधायक जो है वो रहे हैं और इस बार धामी कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद जो है दिया गया था। तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार तबीयत खराब होने के कारण भी जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता था। 4 धाम यात्रा इस समय चल रही है, उससे पहले जो तमाम परिवहन को लेकर के जो तमाम व्यवस्था है उसका भी जायजा लेने के लिए, चाहे वो मसूरी गए हों, ऋषिकेश में जो है तमाम चीजों का उन्होंने जायजा लिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि परसों ही अगर हम खासतौर बात करें तो अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम था जिसमें कुछ मुख्यमंत्री शिरकत करने गए थे और वहां पर भी उस कार्यक्रम में वो पहुंचे जहां पर उनका संबोधन भी हुआ। और कह सकते हैं कि जिस तरह के काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और उसके बावजूद भी जो है अपने काम को लेकर काफी गंभीर वो थे और अपने विभागों को लेकर भी काफी गंभीर थे, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि कल उनका निधन हुआ और आज कुछ ही देर बाद जो उनका अंतिम संस्कार है वो सरयू घाट पर जो बागेश्वर का है वहां पर किया जाएगा। बिल्कुल आकाश, कल उनका निधन हुआ, एक बड़ी क्षति प्रदेश के लिए और इसके साथ ही बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा नहीं रहा। देखिए बिल्कुल बड़ी क्षति प्रदेश के लिए भी हुई है क्योंकि दलित समाज से आते थे और 4 बार के विधायक जो है वो थे और पार्टी में भी बड़ा कद था और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पार्टी को में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चाहे संगठन स्तर पर उनको काम करने का तरजीह हो या फिर अपने विधायिका क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में काम करने का उनका अनुभव हो, वो किसी से छिपा नहीं है कि इसी बात से अंदाजा ऐसा था कि अपने क्षेत्र में वो किस तरह के लोकप्रिय थे कि 4 बार से जो है लगातार वो जीतते जा रहे थे और कह सकते हैं कि इसी को लेकर के कोशिश उनकी थी कि अपने क्षेत्र को लेकर काफी गंभीर वो नजर आते थे। हाल ही में जब मुख्यमंत्री का उपचुनाव भी हुआ चंपावत से, जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो वहां की उनको प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी भी दी गई थी और बकायदा देखा गया था कि पूरा मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने में और तमाम कार्यकर्ताओं को रणनीति बनाने में उनकी अहम योगदान रहा और इससे नतीजा ये रहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने वास्तविक जीत हासिल करी थी। तो कह सकते हैं कि संगठन स्तर पर हो या सरकारी स्तर पर हो, दोनों ही दौर में जो है काम करने का अनुभव था और कह सकते हैं कि बड़ी क्षति कहीं ना कहीं पार्टी को भी हुई है कि एक अपना गाँव का बड़ा चेहरा जो है पार्टी ने खोया है और साथ ही साथ उस क्षेत्र की जनता के लिए भी एक बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसा लोकप्रिय विधायक था जो जनता के बीच में रहता था, जनता के काम करता था और किसी तरह की, अगर हम खासकर बात करें तो अक्सर ये देखा जाता रहा है कि विधायक मंत्री बनने के बाद या पब्लिक से कहीं ना कहीं उस तरीके की दूरी बनती हुई नजर आती है, लेकिन चंद्रराम दास की अगर हम खासकर बात करें तो उनका स्वभाव भी इस तरीके से कि सुबह से ही उनके घरों में जो कार्यकर्ता है या फिर आम पब्लिक है उनके घर में पहुंचते थे और खुद ही वो मिलने के लिए जो है पहुंच जाते थे। किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल को जो खासतौर पर अगर हम बात करें तो उसका पालन नहीं करते थे, तो उसी के तहत कहीं ना कहीं आम जनता से उनका एक तरह का कनेक्शन जो है काफी बढ़ता बना जाता था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी संगठन स्तर पर भी एक नुकसान हुआ है और आम जो वहाँ के क्षेत्र की जनता है उनको भी एक काफी नुकसान हुआ है कि उनका एक लोकप्रिय विधायक जो है आज उनके बीच में नहीं है। फिलहाल आकाश, कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा और कई बड़े नेता सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में तमाम राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान नगर के तमाम क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। महिला उप निरीक्षक जानकी राणा सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। महिला पुलिस उप निरीक्षक जानकी राणा ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर करने और महिला सुरक्षा को लेकर मोबाइल ऐप बनाया। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और महिला उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज बुलंद करने, किराएदारों का सत्यापन, अपराधों की रोकथाम आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार है। अगले 3-4 दिनों में खासकर 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी
और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ऑनलाइन सट्टे में उपयोग किए जा रहे 7 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, रजिस्टर और 23,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो आरोपियों के पास से 70 बोतल अवैध अंग्रेजी मिली, जिनको बरामद कर लिया गया। क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई, तो उनके पास वहाँ पर हमें 5 अभियुक्त मिले जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 एटीएम रजिस्टर और साथ ही 23,000 रुपये कैश मिला। इसके अतिरिक्त जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की जा रही थी उसके संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पर से करीब 70 बॉटल्स जो है अंग्रेजी शराब भी मिली, जो कि इनके द्वारा कॉलेज के बच्चों को ही जो है बेची जाती थी। इसमें खास बात यह है कि जो 5 अभियुक्त हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो प्रेम नगर में वहाँ पर पढ़ते हैं। इनके संबंध में जो रिपोर्ट है इनके संबंधित इंस्टीट्यूट्स को भी भेजी गई है, जिनसे जो है उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जयंती के अवसर पर कई धार्मिक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की अगुवाई में ज्योतिर्मठ में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं सैकड़ों लोगों ने गुरु शंकराचार्य की जयंती पर पुष्प अर्पित किए और अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज के दर्शन किए। जी की 2530वीं जयंती आज हम लोग मना रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि ज्योतिर्मठ में आकर के हमको भगवान शंकराचार्य जी की जयंती मनाने का सौभाग्य मिला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत उल्लास है। नगर के बहुत सारे लोग दोपहर में यहाँ पर आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सायंकाल भी उनकी महापूजा और महाआरती का कार्यक्रम है, तो बहुत लोगों में उल्लास है, उत्साह है। और ज्योतिर्मठ के लोग तो भगवान शंकराचार्य जी के परिवार के लोग हैं। स्वाभाविक है कि सब मिल करके अपने गुरु की जयंती। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।